डॉक्टर, मेरा अभी अभी सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट आया है जिसमें एज़ोस्पर्मिया दिखा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये रिपोर्ट हमेशा ऐसे ही रहेगा? नमस्कार, दिस इज डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। आज हम बात करेंगे एज़ोस्पर्मिया के बारे में। जी हाँ, एज़ोस्पर्मिया ये एक पुरुषों में पाई जाने वाली सिचुएशन है, कंडीशन है, जिसमें सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट यानी कि वीर्य की जांच करने के बाद एक रिपोर्ट दिखाया जाता है एज़ोस्पर्मिया, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है नो स्पर्म काउंट या फिर नील स्पर्म काउंट या फिर जीरो स्पर्म काउंट। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे समझनी ज़रूरी होती है, किसी भी एक रिपोर्ट आने के बाद एज़ोस्पर्मिया अगर किसी एनालिसिस के रिपोर्ट में आता है, एक रिपोर्ट में, तो सीधा सीधा डिक्लेरेशन नहीं किया जा सकता कि एज़ोस्पर्मिया है। उसको मिनिमम 2 रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बीच में 4 से 6 हफ्तों का गैप यानी कि 1 से 1.5 महीने का गैप होना चाहिए। और सक्सेसिवली 2 रिपोर्ट्स में अगर एज़ोस्पर्मिया दिखाई देता है तो कंडीशन को माना जाता है कि यस, पेशेंट इज रियली एज़ोस्पर्मिक। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, अगर एज अ कपल आप 1 या 1.5 साल से कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं और अगर प्रेगनेंसी नहीं रह रही है और आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हस्बैंड्स का जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट होता है, जिसमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीमेन एनालिसिस, वीर्य की जांच करने की सलाह देते हैं। इसी वीर्य की जांच की रिपोर्ट में आपको एज़ोस्पर्मिया अगर आपके केस में है तो वो पता चलता है। अगर आपके केस में एज़ोस्पर्मिया ऐसा रिपोर्ट आता है, उससे आपको क्या पता चलता है? तो उससे ये पता चलता है, अगर हस्बैंड्स की रिपोर्ट एज़ोस्पर्मिक है तो विदाउट एनी मेडिसिनल हेल्प ये लोग अपने पार्टनर को कंसीव करने में हेल्प नहीं कर सकते हैं। कई बार जब एज़ोस्पर्मिया पेशेंट का रिपोर्ट आता है तो पेशेंट काफ़ी पैनिक हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं थे, मेरा रिपोर्ट एज़ोस्पर्मिक कैसे आ सकता है? तो जी हाँ, सीमेन एनालिसिस के रिपोर्ट में जो भी रिपोर्ट्स आते हैं एज़ोस्पर्मिया और काफ़ी और भी टर्मिनोलॉजीज होती है और भी कई तरह के रिपोर्ट्स आते हैं, तो स्पर्म्स के रिपोर्ट का जो भी रिपोर्ट आपका आने वाला है उसके कोई सिम्टम्स एज सच आप नहीं जान सकते या पहचान सकते हैं। उसके रिपोर्ट्स के बारे में आपको सीमेन एनालिसिस करके ही, लैब में एनालिसिस करके ही उसके बारे में आपको पता चलता है। तो यस, एज़ोस्पर्मिया पेशेंट्स के कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं होते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि अगर वो रिलेशन रखने में बेहतर है या अच्छे से तरीके से वाइफ के साथ रिलेशन रख पाते हैं तो उनके रिपोर्ट्स एज़ोस्पर्मिक कैसे हो सकते हैं। तो जी हाँ, रिलेशन रखना ये एक अलग सिचुएशन है और रिपोर्ट्स में स्पर्म काउंट क्या है, कितना है, उसका मोटिलिटी कितना है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, या फिर टोटल इनऑल एक सीमेन का रिपोर्ट, ये पूरी तरीके से अलग बात है। जो लोग अच्छी तरीके से रिलेशन नहीं रख पाते हैं या रिलेशन रखने में असफल होते हैं, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का केस मानते हैं। उसका और सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट का कोई भी तालमेल नहीं होता है। जब भी एज़ोस्पर्मिक रिपोर्ट समझना चाहते हैं आप, उसके पहले बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस समझाने की कोशिश यहाँ पे करने वाली हूँ। जी हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब एक्चुअली बॉडी में स्पर्म्स डेवलप कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं और उसका पूरा रनवे या फिर पाथवे कैसा होता है। मोस्टली अगर स्पर्मेटोजेनेसिस को एक ग्रॉसली 3 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूँ तो टेस्टिस, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल्स, इस तरीके से 3 पार्ट में मैं इसको ग्रॉसली डिवाइड करना चाहूँगी आपको समझने के लिए आसान भाषा में। तो जैसे टेस्टिस हो गया एक प्रोडक्शन हाउस या फिर फैक्ट्री जहाँ पे एक्चुअली स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, तैयार होते हैं। उसके बाद ये बने हुए शुक्राणु या बने हुए स्पर्म्स वास डिफरेंस नाम की एक नलिका होती है या फिर पाइपलाइन होती है, जिससे वो आगे चल के सेमिनल वेसिकल्स नाम के एक 3rd पार्ट में जाके रुकते हैं, जिसे आप गोडाउन कह सकते हैं या फिर स्टोरेज कह सकते हैं, जहाँ पे इन शुक्राणुओं को और नरिशमेंट दी जाती है, उसका और प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस कंप्लीट होता है, उनकी मोटिलिटी अच्छी तरीके से वहाँ पे अचीव होती है और उसके बाद जब भी रिलेशन रखे जाते हैं तो वहाँ से यानी कि सेमिनल वेसिकल्स से ये स्पर्म पेनिस के द्वारा आप बाहर निकालते हैं। तो जैसे टेस्टिस, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल्स, इन तीनों का मिलके सिक्रीशन जो बाहर आता है उसे कहा जाता है सेमिनल फ्लूइड, और जिसका किया जाता है सीमेन एनालिसिस, वीर्य की जांच, उसका रिपोर्ट आपको मिलता है, जहाँ पे आप एज़ोस्पर्मिया ये सिचुएशन को जान सकते हैं। अगर एज़ोस्पर्मिया के टाइप्स में आपको बताना चाहूँ, ग्रॉसली हम इसे 2 मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। 15 to 20% केसेस अगर एज़ोस्पर्मिया के देखें तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया होता है।
एंड अ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया विच इज मोर कॉमन, जिसके 80 to 85% चांसेस होते हैं। अभी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया यानी क्या, अभी हमने जो देखा ना टेस्टिस, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल्स, मतलब फैक्ट्री, पाइपलाइन एंड गोडाउन, ये हमने जो समझा। तो ये जो पाइपलाइन जो होती है ना, वास डिफरेंस, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है और उस वजह से स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाते हैं, इस एजोस्पर्मिया को बोला जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। अगर आप अच्छी तरीके से इस बात को समझेंगे ना, तो जो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन पुरुषों में किया जाता है, वैसेक्टोमी जिसे कहा जाता है, उन ऑपरेशंस में भी इसी पाइपलाइन को यानी कि वास डिफरेंस को ब्लॉक करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। तो जी हाँ, ये होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। दूसरा जो सबसे कॉमन एजोस्पर्मिक होता है पेशेंट, वो होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। मतलब इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम जो होती है वो टेस्टिस में ही होती है, मतलब मेन कल्प्रिट टेस्टिस का ही होता है। जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन हाउस जिसे बोला जाता है, जहाँ पे स्पर्म्स बनने हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होनी है, वहीं पे प्रॉब्लम आती है फैक्ट्री में, यानी कि टेस्टिस में ही प्रॉब्लम होती है और स्पर्म्स अच्छे तरीके से बनते ही नहीं है। उसके कई कारण होते हैं। तो अगर ऐसे में स्पर्म काउंट ही कम आ रहा है और जिस वजह से वो बाहर आने वाला जो फ्लूइड है, सेमिनल फ्लूइड, उसमें स्पर्म काउंट नहीं दिख रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को कहा जाता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिक पेशेंट्स। कई ART सेंटर्स में एजोस्पर्मिक पेशेंट्स के ब्लड रिपोर्ट्स का भी एक पूरा ऐसे करवाया जाता है, जिसमें एक हार्मोनल स्टडी करवाया जाता है। FSH, LH एंड टेस्टोस्टेरोन, इन हार्मोन्स को जरूर चेक किया जाता है। अभी हमने जो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया देखा है, इन दोनों के एक्चुअली रीजंस क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, क्यों ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है, क्यों नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है, इसके सभी कारणों का अगले वीडियो में हम देखेंगे। और साथ ही साथ क्या ये एजोस्पर्मिया आया हुआ रिपोर्ट ये हमेशा टेम्पररी रहेगा या हमेशा के लिए परमानेंट रहेगा, लाइक इज इट परमानेंट और इज इट टेम्पररी। अगर आप इस सवाल को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो जब हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का, तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।